हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड फर्स्ट ईयर हिस्ट्री के अपने इस क्लास में आप सब बच्चों का एक बार से फिर से स्वागत है। तो हम टॉपिक जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे आज, और अपना टॉपिक चल रहा है हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। तो ये अपने पेपर सेकंड पेपर जो है ना उसका टॉपिक है सिंधुकालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। तो मुख्य रूप से कल की क्लास में हमने इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा डिस्कस किया था कि कुछ प्रमुख स्थलों को पढ़ा था। हड़प्पा स्थल है, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी वगैरह सारे जो स्थल है ना, इनको मुख्य थोड़ा बहुत देखा था। फिर आज हम देखते हैं इसके आगे की चीजें, जैसे कि भवन निर्माण कैसा था इनका। भवन निर्माण, पहली बात तो ये है कि जो भवनों के बारे में हमें जो जानकारी, जैसे भवन निर्माण का जो प्रादुर्भाव है ना, वो हड़प्पा सभ्यता से हमें पता चलता है। और जो भवन होते हैं ना, वो एक प्रकार से भवन मतलब ये कि भवन निर्माण और नगर निर्माण, और है नगर निर्माण, दोनों चीजें साथ में देखेंगे क्या होता है। तो नगर निर्माण और भवन निर्माण का जो प्रादुर्भाव है वो हड़प्पा सभ्यता से ही हम जानते हैं, पता चलता है हमें। और जो नगर होते हैं वो एक ऐसा विशाल जन समूह होता है जहाँ पर जो लोगों की जीविका होती है ना, जीविका निर्वाह कैसे करते हैं वो लोग, उद्योग धंधों से अपने वाणिज्यिक गतिविधियों को संचालित करके वो लोग क्या करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। तो नगर एक ऐसा समूह होता है। तो हम लोगों ने जैसे कि प्रमुख नगरों के जैसे कौन कौन से उत्खनन हुए हैं। हड़प्पा नगर जो है उसका उत्खनन हो चुका था, उसके बारे में हमने देखा था। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो है, धोलावीरा, लोथल, ये जो प्रमुख नगर है, प्रमुख स्थल है, इनको हम लोगों ने देखा था। तो ये आ जाएंगे नगर के अंदर। अब भवन निर्माण में ये होता है कि चीजें कि भवन निर्माण जैसे कि हड़प्पा कालीन और मोहनजोदड़ो कालीन जो भवन थे ना, वो एक प्रकार से चतुर्भुजाकार भवन थे वो। और उन भवनों के अंदर जो है ना, भवन मतलब घर, ठीक है, घर में जैसे कि 3-4 कमरे बने हुए थे। पहली बात, कमरे बने हुए थे। और उधर जैसे रसोई घर भी है, स्नानागार है, शौचालय की व्यवस्था भी उधर की गई थी, पानी की व्यवस्था जो है ना, छोटा कुंड भी था। और घर जो भवन है उसकी नालियां जो है ना, बाहर की नालियों से ऐड की गई थी। तो वो चीजें हमें यहाँ से पता चलती है। 2 नंबर पे आता है यहाँ पर बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार, इसमें इसको थोड़ा समझने वाली जरूरत है। बृहद स्नानागार, बृहद का मतलब बड़ा, स्नानागार बड़ा एक कुंड, बड़ा एक जलाशय है पानी का, बहुत बड़ा, ठीक है। तो इस ये बृहद जो स्नानागार है इसके साक्ष्य हमें मोहनजोदाड़ो से पता चलता है। एक तो है बृहद स्नानागार और एक है बृहद अन्नागार। इसके स्रोत हमें कहाँ से, ये अवशेष कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से मिले हमें। तो जो मुख्य रूप से वृहद स्नानागार होते हैं ना, उनकी विशेषता क्या होती है कि ये बहुत बड़ा जलाशय होता है, ठीक है। और इसमें क्या है ना कि उत्तर से दक्षिण की तरफ इसमें जाने के लिए सीढ़ियां बनी, मतलब इसके अंदर जाने के लिए जो है सीढ़ियां बनी हुई थी, ठीक है। और अंदर का जो इसका फर्श था ना, नीचे का जो फर्श होता है वो पक्की ईंटों का बना हुआ था। इसकी जो दीवारें हैं वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी, और उनके ऊपर जो है ना जिप्सम का लेप किया गया था, ठीक है। ये अंदर की बातें हैं इनकी। और इसके अलावा जैसे कि इनकी जो बाहर की दीवार है जलाशय की, उन पर प्लास्टर किया गया था, वो दीवारों पर जो है ना गोबर से प्लास्टर किया गया था। ये चीजें हैं। इसके अलावा जैसे कि जो वृहद स्नानागार है ना भाई, तो उसके थोड़ा सा पश्चिम की तरफ क्या है ना कि तीनों ओर जो है ना बरामदे बने, जलाशय के तीनों ओर, दो और सामने तीनों ओर बरामदे बने हुए हैं। और जो बरामदे हैं, जो गैलरियां बनी हुई है ना, वहां पर कमरे भी बने हुए हैं। तो इतिहासकारों ने, मुख्य रूप से जो अर्नेस्ट मैके इतिहासकार है, उन्होंने ये कहा है कि निसंदेह यहाँ पर जो है ना कोई पुरोहित रहता होगा, पुरोहित यहाँ पे रहते होंगे। और वो जो है ना अपने जो अनुष्ठान वगैरह है ना, उनका आयोजन यहाँ करते होंगे, यज्ञ गतिविधियां यहाँ पे संचालित होती होगी। ये संभवतः ऐसा इतिहासकारों ने कहा है, बताया है। तो ये बात है, ये हो गया वृहद स्नानागार के बारे में कि किस प्रकार से एक जलाशय बना हुआ है और उसमें जो है ना, और हाँ, जो तीनों तरफ जो गैलरियां है, जो बरामदे है ना, उन बरामदों में जो कमरे बने हुए हैं, उन कमरों में कोई एक कमरा है, उसके अंदर जो है ना एक पानी का कुंड बना हुआ है। उस वहां से जो पानी है ना, वो जो है नालियों के थ्रू जो है ना उस जलाशय के अंदर पानी आ रहा है। जो स्नानागार है उसमें पानी जो आ रहा है कुंड से आ रहा है, और वो कुंड जो है ना कमरे में बना हुआ है। तो ये अनुमानित जो इतिहासकारों ने अपने अपना मत व्यक्त किया है, स्नानागार कैसा हो तुझा, ठीक है, वो चीजें।
इसके बाद में आता है वृहत अन्नागार। वृहत अन्नागार, अन्नागार का मतलब यही कि कोठार होगा, कोई कोठार है, जो कि कोठार मतलब अनाज रखने का कोठार, वही वृहत अन्ना जो अन्नागार, इसकी शख्सियत जो है ना मोहजरों से मिलते हैं। और इतिहासकारों ने इसके बारे में भी ये मत व्यक्त किया है कि जो अन्नागार है ना वो अनाज रखने का एक कोठार था जहाँ पे अनाज रखा जाता था, ये बात है। इसके अलावा जैसे कि 4 नंबर पे हम जो विशेषता देखते हैं हड़प्पाकालीन सभ्यताओं की विशेषताओं में, ये मुख्य रूप से हम विशेषताएं देख रहे हैं, ठीक है ना, विशेषताएं। एक यहाँ पे आती है कि साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी मिलती है हमें, जैसे सड़कें और नालियां जो है ना वो कैसी है, सड़कें और नालियां। तो भाई पहली बात तो ये है कि जो हड़प्पाकालीन जो सिंधु सभ्यताकालीन जो स्थल है उनकी जो सड़कें हैं ना वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ठीक है, समकोण पर जो काटती है वो सड़कें। और जो सड़क है उसके दोनों तरफ जो है ना चबूतरे बने हुए हैं। और संभवतः इतिहासकारों ने यहाँ पर अपना मत जो है ना वो ये व्यक्त किया है कि शायद तक वहाँ पर जो थे ना वो लोग वहाँ पे कुछ दुकानें लगाते होंगे, लोग ग्रामीण लोग जो है ना सड़कों के जो किनारे बने हुए हैं चबूतरे वहां पे वो क्या करते होंगे, दुकानें लगाते होंगे। इसके अलावा जैसे कि सड़कें, घर की जो घर, एक तो घर है, ठीक है, जैसे सड़क है, सड़क के साइड में घर है, तो घर की जो नालियां है ना वो बाहर की गली की नालियों से ऐड की गई है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो सड़क के किनारे किनारे नालियां बनी हुई है ना उन नालियों के ऊपर जाल बिछाया गया है, जाल बिछाया गया है। और जो है ना थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है ना गड्ढे खोद दिए गए हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर गड्ढे खोद दिए गए हैं और उस गड्ढों के ऊपर जाल बिछा दिया गया है ताकि जो तरल पदार्थ है, तरल जो पानी, वो पानी तो अंदर चला जाएगा। इसके अलावा जो बड़ा मतलब कचरा वगैरह होता है, कुछ कूड़ा कचरा वगैरह है ना वो जाल के ऊपर रुक जाएगा और जो है ना वो एक प्रकार से वहां से फिर इकट्ठा कर लेंगे, जो है ना गड्ढे में, अलग जो गड्ढा खोदा हुआ है उसमें वो डाल देंगे कूड़े करकट को, ये बात है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हड़प्पाकालीन जो लोग थे ना वो साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी रखते थे। उनका जो जल संचयन प्रणाली थी ना वो बहुत अच्छी थी, जल संचयन प्रणाली, जल संचयन प्रणाली। मैंने ये बताया यहाँ पर कि जैसे नालियां है, नालियों के किनारे पे सड़कें बनी हुई है, चबूतरे बने हुए हैं ना, उन नालियों पर जाल बिछाया गया है और जिससे कि साफ सफाई व्यवस्था की जो व्यवस्था अच्छी की गई थी, साफ सुथरा जो है ना नगर रहे ये व्यवस्था की गई थी, ये बात है। इसके बाद में हम देखते जल सिंचन प्रणाली का मतलब ये है कि पानी जो है ना घर, जैसे घर का गंदा पानी है बाहर की नालियों में आएगा और वो जो है ना बाद में फिर जैसे जो गंदा पानी है वो तो चला जाएगा और जो कूड़ा करकट है ना वो ऊपर ठहर जाएगा और उसको फिर नगर से बाहर फेंक दिया जाता था, ये बात थी। इसके बाद में देखते हैं यहाँ का समाज कैसा था, सिंधु सभ्यताकालीन समाज कैसा था, समाज। तो 6 नंबर पे आएगा सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था भाई जैसे कि पहली बात तो ये जैसे प्राप्त अवशेष है ना उसके आधार पर इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया है कि जो हड़प्पाकालीन समाज था ना वो मात्र शतात्मक समाज था। क्यों? क्योंकि जो हमें मिली है, मुहरें मिली हैं, मिड़ मूर्तियां मिली है ना उस पे महिलाओं का अंकन, मात्र देवी का अंकन है। तो इससे पता चलता है कि संभवतः वहाँ के जो लोग थे ना वो महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते थे और जो एक महिला की जो वो है ना देवी के रूप में पूजा करते थे, तो ये बात है। इसके अलावा जैसे कि तत्कालीन जो समाज है ना उसको मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया था, समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था, ठीक है। कौन कौन से थे वो 4 वर्ग इसमें, जैसे कि एक होता है पुरोहित, सबसे ऊंचा स्थान पुरोहित का होगा, ठीक है। इसके बाद में था श्रमिक, एक होता है शिल्पी, शिल्पी बोल तो एक था व्यापारी और एक था शिल्पी। प्रमुख रूप से इतिहासकारों ने ये 4 जो वर्ग हैं बताए समाज के अंदर की, 4 वर्गों में समाज बंटा हुआ था। इसके अलावा तत्कालीन जो समाज था ना उसमें स्त्री और पुरुष दोनों जो है ना सूती और जो ऊन होते हैं ना, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्रों पहनते थे स्त्री पुरुष दोनों। और वो आभूषण की बात करें तो महिला और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। फिर एक बात आती है कि तत्कालीन समाज में मनोरंजन के साधन क्या थे, मनोरंजन के साधन।
तो भाई वो मनोरंजन के साधनों में क्या करते थे, खेल खेलते थे, शतरंज का खेल खेलते थे, शतरंज या पासा। इसके अलावा पशुओं की लड़ाई जो है ना वो उनको काफी पसंद थी। शतरंज का खेल खेलते थे क्योंकि हमें जो है ना वो, ठीक है, शतरंज का खेल खेलते, ये मनोरंजन के साधन थे उनके। इसके अलावा एक बात और है, वो है उनका मतलब अंतिम संस्कार करने की विधि कौन सी थी, वो उनका समाज में अंतिम संस्कार किस तरह से किया जाता था। अंतिम संस्कार की विधि, अंतिम संस्कार जो है ना मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता था। अंतिम संस्कार 3 प्रकार से होता था। कौन कौन सी थी वो देखो। पहला है, उसमें 1 नंबर पे आता है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण में क्या होता है, मतलब उसको कि जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था, शव को जमीन में गाड़ दो। और ये है आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। फिर है दाह संस्कार, दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण में यह है कि जमीन के अंदर शव को गाड़ दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण में यह होता था कि शव को जमीन, खुली जमीन पर छोड़ दिया जाता था। किस लिए, पशु पक्षियों के खाने के लिए उसको छोड़ दिया जाता था। दाह संस्कार का मतलब ये होता है कि शव जो है ना, शव को, उसके शरीर को जो है ना क्या किया जाता, जला दिया जाता था। फिर जला दिया जाता था, उसके बाद में जो है ना शरीर जल गया, फिर उसकी जो आत्मा है वो भाई परमात्मा से जो है ना उसमें विलीन हो जाएगी, उससे मिल जाएगी। ये थी बातें, ये था उसका तत्कालीन समाज, ये था। फिर हम देखते हैं इसकी धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। धार्मिक व्यवस्था कैसी थी हड़प्पा कालीन लोगों की। तो भाई धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानने के लिए हमें जो अवशेष प्राप्त होते हैं, जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वो है मुख्य रूप से अग्नि वेदिकाएं, जो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमें बताती है। ये है धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था। इसमें ये लिखते हैं हम, जैसे एक तो स्थल है कालीबंगा, ठीक है, एक है अपना धोलावीरा, धोलावीरा, एक है अपना लोथल। ये जो स्थल है, तीनों स्थलों से हमें एक चीज, एक अवशेष प्राप्त होता है, वो है अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप बोल दो स्वास्तिक का चिन्ह है, बोल दो ओम, स्वास्तिक, स्वास्तिक। और सूर्य पूजा, सूर्य पूजा। इसके अलावा जैसे कि ये लोग क्या करते थे ना, इनका जो वो था ना इनका मतलब वो क्या होता है, पवित्र, जिसको ये पवित्र मानते थे, पशु, पशु सॉरी पक्षी होता है, पक्षी जो है ना बतख को मानते थे, पवित्र पक्षी था इनका बतख। और इनका होता है वो क्या कहते हैं, पेड़ कौन सा था पवित्र, वो था पीपल का पेड़ को ये पवित्र मानते थे, पवित्र पेड़ है पीपल। तो मैंने कुछ चीजें यहाँ पर लिखी है, इनको देख कर ये समझ में आता है कि तत्कालीन समाज, सॉरी धार्मिक व्यवस्था में हमें ये है कि जैसे हम लोगों ने अन्नागार, स्नानागार का देखा था ना, कि स्नानागार में कुछ गैलरियां बनी हुई थी, कुछ बरामदे थे, और उनके ऊपर उसके उसके फिर आगे जो कमरे बने हुए थे, उन कमरों में जो है ना संभवत है कुछ पुरोहित रहते होंगे। तो वो पुरोहित रहते हुए क्या करते होंगे, तो पुरोहितों का काम क्या होता है, वो यज्ञ अनुष्ठान वगैरह ही करें होंगे, यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान हो, यही काम करेंगे वो। तो यहाँ पर ये जो चीजें मिली, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं इन तीनों स्थलों से, तो ये भी ये इंडिकेट करती है कि तत्कालीन जो समाज, धार्मिक व्यवस्था में हम देखें तत्कालीन धर्म की बातें, तो वहां पे जो है ना यज्ञ वगैरह होते थे, वो अवगत से, धर्म से अवगत थे वो। ओम और स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, कहाँ मिले हैं भाई, ये हमें उस टाइम के जो मृत भांड मिले हैं ना, जो अवशेष मिले हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता के, उन मृत भांडों के ऊपर जो है ना वो क्या है, इन चिन्हों के, ये चिन्ह जो है ना वहां पर अंकित है उन मृत भांडों के ऊपर। और जो मनके मिले हैं, उन मनकों के ऊपर भी जो है ना ये अंकित है। मृत भांड बोल दो, मनके बोल दो, या फिर वो क्या कहते हैं उसको, मृण मूर्तियां वगैरह हैं वो चीजें, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ क्या है। एक बड़ी बात ये है कि जो मोहनजोदाड़ो स्थल है ना भाई, मोहनजोदाड़ो से हमें एक पुरोहित की मूर्ति मिली है, पुरोहित की, पुरोहित, पुरोहित बोल दो उसको, पशुपति शिव बोल दो उसको,
पशुपति शिव बोल दो, उसको आद्य शिव बोल दो, आद्य शिव। तो इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि एक एक मतलब ध्यान की मुद्रा में एक पुरोहित बैठा है, ठीक है, और उसके सर पर मुकुट पहनाया हुआ है, और जो है ना एक प्रकार से 3 सर है उसके, ठीक है, उस व्यक्ति के तीन 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 सिंह, सॉरी 3 सिंह है उसके, 3 सिंगों वाला एक पुरुष है जो कि ध्यान की मुद्रा में योगा कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, बट ध्यान की मुद्रा में व्यक्ति बैठा है। और भाई उसके जो आसपास है ना, जैसे गेंडा है, हाथी है, हिरण है, खरगोश, इनका अंकन किया गया है। तो इतिहासकारों ने वहां पर ये बताया, जैसे कि जॉन मार्शल एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने जॉन मार्शल जो है ना वो भारतीय पुरातत्व विभाग के वो थे, महानिदेशक थे। तो उन जॉन मार्शल जी ने ये कहा है कि ये पशुपति जो शिव है ना वो एक इनको आद्य इतिहास, आद्य शिव की जो है ना, आद्य शिव की संज्ञा दी है, आद्य शिव की संज्ञा इनको दी है जॉन मार्शल जी ने। तो इन चीजों को देखकर हमें ये थोड़ा सा आंकलन कर सकते हैं, ये अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि तत्कालीन जो धर्म था ना, मतलब तत्कालीन समाज में धर्म के मामले में इन लोगों की जागरूकता थी, और ये जो है ना देवी देवताओं से जो है ना वो प्रेरित थे, देवी देवताओं की ये पूजा करते थे, शिव भगवान शिव की भी ये पूजा करते, तो ये चीजें हमें पता चलती है। इसके अलावा जैसे थोड़ा सा इनका हम देखें, इनकी जैसे एक महत्वपूर्ण बात है जो है वो ये है कि जो सिंधु सभ्यता है ना भाई, ये ऐतिहासिक स्रोत के अंदर आती है। जैसे इतिहास के 3 स्रोत देखे थे ना, उन 3 स्रोतों में हमने ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक स्रोत में देखे थे। सेकंड वाला था है ऐतिहासिक स्रोत में क्या देखा था कि ऐसे स्रोत जो हमें मिल चुके हैं, परंतु हम उनको क्या नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाए हैं, उनको ज्ञान नहीं पाए हैं, जान नहीं पाए हैं कि क्या लिखा है, क्या कुछ सब कुछ वो बातें। तो वो 2 ही चीजें, एक तो वैदिक काल है और एक सभ्यता वाला काल है अपना। तो ये सभ्यता कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता की हमें लिपि पढ़नी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, क्या लेखन था इनका, क्या लिपि थी इनकी। महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की को पढ़ने का जो काम किया था ना, वो किया था प्रोफेसर वेडन ने किया था। प्रोफेसर बेडन ने सिंधु सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता जो है ना, इसको पढ़ने का काम किया था। इसके बाद में कुछ इतिहासकार और भी हुए थे, कुछ इतिहासकार और हुए थे जिन्होंने इस लिपि को पढ़ने का काम किया था। उनका नाम है S.R. रॉय। S.R. रॉय है, के.एन. वैन नाम का भी और था, के.एन. वर्मा नाम का था, ठीक है। ये इतिहासकार थे जिन्होंने लिपि को, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था, परंतु वो असफल रही, वो पढ़ नहीं पाए और आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया भाई। तो ये बात है। इसमें थोड़ी सी विशेषता हमें लिपि में क्या पढ़नी है कि जैसे ये लिपि है ना, ये हमें, जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम दाएं से बाएं तरफ लिख रहे हैं ना, तो ये लोग जैसे हम कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, ये मेरा दाएं है, ठीक है, ये मेरा बाएं है, तो मैं ऐसे बाएं से दाएं चल रही हूँ। ये लोग कैसे करते थे, ये ऐसे चलते थे, बाएं से दाएं की तरफ उल्टा चलते थे, उल्टा लिखते थे ये लोग, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें लिपि में चित्र ज्यादा है, इसमें चित्र, जैसे कि इसमें मछली का चित्र जो है ना बहुत ही ज्यादा, मछली का चित्र सर्वाधिक है इसमें। इसमें मूल जो अक्षर है ना वो 64 मूल अक्षर हैं। इसके अलावा कुछ इन इतिहासकारों ने इसको पढ़ने की कोशिश की है। हाँ, इसके बाद में जैसे इसमें दशमलव प्रणाली जो है ना, दशमलव प्रणाली के दशमलव प्रणाली का पता चलता है, जैसे जिसमें बाट थे ना, माप और तोल के साधन क्या थे, बाट थे। तो जो बाट है उसका जो है अनुमान कितना है, अनुपात कितना है, 16 का, 64 का, 160 का, 320 का, ये बाटों का अनुपात था तत्कालीन सिंधु सभ्यता में। तो ये थी इनकी धार्मिक व्यवस्था के बाद में इनकी लिपि और लेखन को। मुहरों का हमने देखा था कि सबसे ज्यादा मुहरें प्राप्त हुई है हमें मोहनजोदाड़ो से। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक जो है ना, एक अच्छा टॉपिक खत्म हो जाता है। कल की क्लास में एक नया टॉपिक हम चालू करेंगे। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू।